गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे लेसन नंबर 6 और इसमें जो हमारा लेसन था केंद्र सरकार, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने देख लिया था कि हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसमें हमने पहला पढ़ा था व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में हमने पढ़ लिया लोकसभा और राज्यसभा। उससे संबंधित हम आज क्वेश्चन देखेंगे। जो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़े हैं लोकसभा और राज्यसभा, उससे संबंधित हम कुछ आसान से साधारण से आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कि सरकार किसे कहते हैं। यानी हमने देखा था कि केंद्र सरकार, भारत सरकार, तो सरकार किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार किसे कहते हैं। यानी सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा, सरकार क्या होती है, सरकार का अर्थ क्या है, सरकार किसे कहते हैं। तो देखेंगे हम, राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार। इसका उत्तर होगा राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था। यानी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या कहलाती है, सरकार। और वो कौन करती है। यानी राज्य भारत है, भारत को उसको एक तरह का जीवन देने का काम, उसमें जीवन डालने का काम कौन करती है, सरकार करती है। तो इसलिए राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था ही क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं। दूसरा, ये भी हमने पढ़ लिया था। पढ़े हुए जो पॉइंट है उनमें से एक क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो हमने देखा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। तो इसमें उत्तर होगा अपना 3। अब वो 3 कौन कौन से अंग थे वो देखेंगे हम। पहला, व्यवस्था पिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा था हमारा न्यायपालिका। यानी कितने अंग हो गए, 3 अंग हो गए। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये हमने देखे थे कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं। अब हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। पहला था सरकार किसे कहते हैं, दूसरा था सरकार के कितने अंग होते हैं और सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा है कि हमारी जो व्यवस्थापिका है भारत में, हमारे भारत में जो व्यवस्थापिका है उसके कितने रूप होते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, यानी हमारी भारत की व्यवस्थापिका के कितने प्रकार हैं या रूप कौन कौन से हैं। भारत में व्यवस्था पिका
के कौन कौन से रूप हैं? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में हमारी जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका के रूप कौन कौन से हैं? तो हमने देखे थे कि दो रूप हैं इसके, एक संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा राज्य व्यवस्थापिका। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक नंबर पर है संघीय व्यवस्थापिका और नंबर 2 होगा राज्य व्यवस्थापिका। यानी हमारे जो भारत में व्यवस्थापिका है वो दो प्रकार की है। संघीय व्यवस्थापिका जो पूरे भारत में, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, यानी इस व्यवस्थापिका का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था? संसद। और राज्य व्यवस्थापिका जो हमारी विधानसभा है वो हमारी क्या है? राज्य व्यवस्थापिका है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन लिख लेंगे। पहला है सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं? और है राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था क्या होती है? सरकार होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था अपना सरकार के कितने अंग होते हैं? तो इसमें हमने पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है अपना भारत में व्यवस्थापिका के कौन कौन से रूप हैं? तो 2 रूप हैं, एक है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य व्यवस्थापिका। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लेंगे हम, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि हमारी व्यवस्थापिका के 2 सदन कौन कौन से हैं? यानी व्यवस्थापिका के 2 सदन कौन कौन से हैं? यानी हमने देखा था कि हमारी व्यवस्थापिका में हमने पढ़ा था कि व्यवस्थापिका के 2 सदन कौन कौन से हैं। तो हमने देखा था इसके 2 सदन कौन कौन से हैं, उत्तर में देखेंगे हम। एक नंबर पर था लोकसभा, और नंबर 2 थी राज्यसभा। ठीक है। ये 2 सदन हमने पढ़े थे, इनके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। लोकसभा की रचना, संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्यसभा की रचना, संगठन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, योग्यताएं, लोकसभा क्या काम करती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। इसके पदाधिकारी और वही बातें हम राज्यसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। व्यवस्थापिका के 2 सदन कौन कौन से हैं? एक सदन है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन, लोकसभा, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है? यानी कितने सदस्य होते हैं लोकसभा में, यानी वर्तमान में लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या है?
यानी वर्तमान की बात करेंगे कि वर्तमान समय में भारत में लोकसभा में कितने सदस्य संख्या है। तो हमने देखा था इसमें कितनी सदस्य संख्या है, उत्तर में देखेंगे 545, ठीक है, सदस्य, यानी 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं। इनके बारे में हमने अलग अलग पढ़ा था। 530 प्लस 500 यानी अधिकतम 552 हो सकते हैं, उसमें देखा था 530 प्लस 20 प्लस 2, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। 545 सदस्य संख्या होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है, यानी राज्यसभा में कितनी है, 245 है। उत्तर में लिखेंगे 245 सदस्य, यानी अधिकतम हो सकते हैं कितने, 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245 है। तो आज के हमारे ये 6 क्वेश्चन हो गए, इनको आपको देखना है, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, साधारण से क्वेश्चन है। अब जो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, संसद के कार्य एवं शक्तियां, यानी इसके सदनों के बारे में पढ़ चुके हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद मतलब व्यवस्थापिका के कार्य तथा शक्तियों के बारे में देखेंगे। इसमें जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा और आगे हम पढ़ते भी जाएंगे। तो अभी 6 क्वेश्चन हो गए, बाकी अगले पार्ट में लेंगे हम क्वेश्चन। और अब हम जो आज का हमारा टॉपिक है वो देखेंगे, संसद के कार्य एवं शक्तियां, यानी हमारी जो व्यवस्थापिका है उसके कार्य और शक्तियां, यानी मतलब सरकार के 3 अंग थे, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो जो पहला अंग है संसद, व्यवस्थापिका, विधायिका, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसके क्या कार्य हैं और उसकी क्या शक्तियां हैं। शक्तियां, यानी हमारी संसद के पास क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में देखेंगे। और इसमें जो पहली शक्ति है वो हमारी विधायी शक्तियां, यानी पहली जो शक्तियां हैं उसके बारे में देखेंगे हम संसद की। वो है हमारी जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसकी शक्तियां। और जो पहली शक्ति है विधायी शक्ति, विधायी शक्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी विधायी का मतलब होता है कानूनी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। तो हम देखेंगे इसमें कि हमारी जो संसद है उसके पास सबसे जो महत्वपूर्ण शक्ति है वो विधायी शक्ति है, यानी कानून बनाने की शक्ति है। तो सबसे प्रमुख काम क्या है, कानून निर्माण करना। यानी हमारी संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, कानून निर्माण, यानी कानून बनाने का सबसे प्रमुख काम है किसका, हमारी संसद का। यानी हमारी जो संसद है, व्यवस्थापिका है, उसका प्रमुख कार्य क्या है, कानून बनाना। अब वो कानून किस प्रकार से बनाएंगे कि कानूनों के जो विषय हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। हमारे जो संविधान के अनुसार हमारे जो कानून निर्माण प्रक्रिया है उसमें जो विषय डाले गए हैं उनको 3 भागों में बांटा है। पहला है
संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती यानी समवर्ती सूची। इस प्रकार से जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 विषय यानी विषय हैं ये, इनको 3 भागों में बांटा गया है। यानी वर्तमान समय में बात करेंगे, यानी वर्तमान समय में जो विषय हैं उसकी बात करेंगे कि 100 विषय, यानी 100 ऐसी बातें हैं जिन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि राज्य सूची में कितने हैं, 61 और समवर्ती सूची में 52। इस प्रकार से विषय डिवाइड किए गए हैं कि 100 विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बनाएगी और 61 विषय हैं उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी और 52 विषय हैं उन पर समवर्ती सूची में यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या करेंगी, कानून निर्माण करेंगी। अब ध्यान दें कि मूल संविधान में यानी जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय यह सूची बनाएगी कि कौन कौन से विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन कौन से विषय पर राज्य सरकारें कानून बनाएगी और कौन से विषय जो दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इनके बारे में जो मूल संविधान है हमारा उसमें जो विषय रखे गए थे वो अलग अलग थे, यानी जो संघ सूची है उसमें 97 विषय, लेकिन बाद में इसमें बढ़ा दिए गए, 100 कर दिए गए और जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे, इसमें से घटाकर उसको 61 कर दिए गए और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे और इस 47 विषय को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, वर्तमान में 52 कर दिया गया। तो ये मूल संविधान की बात है कि संघ सूची में 97 विषय थे, राज्य सूची में 66 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में यह संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इन विषयों पर कानून निर्माण का कार्य कौन करती है, संसद। राज्य सूची यानी प्रत्येक राज्य की विधानसभा में इन विषयों पर 61 विषयों पर कानून निर्माण किया जाता है। समवर्ती जो सूची है उन पर 52 विषय हैं, उन पर कानून बनाने का काम कौन करते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर करती हैं। अब ध्यान देंगे कि इन दोनों पर तो अलग अलग कार्य हो गए, लेकिन समवर्ती सूची के जो 52 विषय हैं, यदि केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का कोई टकराव उत्पन्न होता है उस स्थिति में संसद में बनाए गए कानून ही क्या होंगे, मान्य होंगे। मतलब राज्य विधानमंडल में बनाए गए कानून मान्य नहीं होंगे, संसद द्वारा बनाए गए कानून ही क्या होंगे, मान्य होंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी प्रकार की टकराव की स्थिति होती है उस समय की बात है कि वो संसद द्वारा बनाए गए कार्य ही क्या होंगे, मान्य होंगे। अब इसको लिखेंगे आप, संसद का सबसे प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। संसद का सबसे प्रमुख कार्य कानून निर्माण है। कानून निर्माण है। संसद को संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, दोबारा देखेंगे, संसद को संघ सूची
और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद, लेकिन समवर्ती सूची के विषयों पर संघीय संसद यानी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यह आपको मैंने बता दिया था कि समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानसभा विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, दोनों को अधिकार प्राप्त हैं। परंतु आगे लिखेंगे, परंतु किसी प्रकार का विरोध या टकराव की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। परंतु किसी प्रकार के विरोध की स्थिति में या विरोध होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब इनके बाद में एक बात और आती है, एक प्रकार की शक्तियां और हैं, वो हैं अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां, इनके बारे में और देखेंगे। अवशिष्ट मतलब ऐसे विषय जो संघ सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है और समवर्ती सूची, कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने की जरूरत है, वो इन्हें तीनों में नहीं डाले गए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। और उन अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत या भारतीय संसद को, यानी किसको है? संसद को, यानी संघीय व्यवस्थापिका को उन पर कानून बनाने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। यानी संसद को उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो एक लाइन और लिख लेंगे इसमें, अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ये सारी बातें हमारा जो पहला बिंदु है विधायी शक्तियां, इसमें हो गई कि संसद कानून निर्माण करती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया में 3 भागों में नहीं बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के 100 विषय हैं वर्तमान समय में, उन पर कानून भारत सरकार मतलब संसद द्वारा बनाया जाता है। राज्य सूची के 61 विषय वर्तमान में, उन पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है। समवर्ती सूची के 52 विषय, उन पर संसद और राज्यों की विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। किसी प्रकार का कोई विरोध हो, उस स्थिति में संसद द्वारा बनाया कानून ही क्या होगा? मान्य। अब इन तीनों के अलावा कोई बाहर से कोई विषय है, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां या अवशिष्ट विषय भी बोलते हैं। इस प्रकार के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारतीय संसद को प्राप्त है। इस पर कानून कौन बना सकती है? संसद ही बना सकती है। तो इस प्रकार से हमारी जो संसद है उसके कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, और शक्तियां भी हैं कि वो संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। अवशिष्ट शक्तियां भी उसके पास हैं, यानी ऐसे विषय जो इनके तीनों के अंदर नहीं रखे गए, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ये पहला बिंदु हो गया हमारा विधायी शक्तियां। अब दूसरा जो बिंदु है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, वो देखेंगे हम।
दूसरी शक्ति या कार्य और वो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। यानी संविधान में संशोधन की शक्ति। यानी हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें बदलाव मतलब संशोधन करने की शक्ति किसको प्राप्त है? हमारी संसद को। यानी संसद को ये शक्ति प्राप्त है संशोधन करने की। हमारे संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? भारतीय संसद में। यानी किसी प्रकार के राज्य के विधानमंडल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। केवल संसद संविधान में संशोधन करे सकती है। अब इसमें हम छोटी सी एक प्रक्रिया देखेंगे कि हमारी ये संसद है, इस संसद के हमने दो सदन पढ़े, लोकसभा और दूसरा था राज्यसभा, और इसका एक प्रमुख तीसरा अंग है राष्ट्रपति। ये तीन अंग हैं इसे संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संविधान में संशोधन करना है, उसको किस प्रकार से देखेंगे कि हम देखेंगे कि अधिकांश भाग को यानी संविधान के अधिकांश भाग में संसद द्वारा ही क्या किया जा सकता है? बदलाव किया जा सकता है। किसके आधार पर? बहुमत के आधार पर। यानी बहुमत के आधार पर संविधान के अधिकांश भाग को संसद द्वारा बदला जा सकता है। यानी अधिकांश भाग को संविधान द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका लिए या तो संसद यानी पृथक दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। यानी लोकसभा का 2/3 यानी लोकसभा का 2/3 भाग बहुमत से और राज्यसभा का 2/3 भाग बहुमत से संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें राज्यों के विधान मंडलों की भी क्या होती है? जरूरत होती है, स्वीकृति लेनी होती है। ठीक है, तो अब एक प्रक्रिया देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है तो सबसे पहले लोकसभा में भी उसे रख सकते हैं और राज्यसभा में। केवल हमने पढ़ा था कि केवल और केवल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। एक ऐसा विधेयक है धन विधेयक जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। वो धन विधेयक से संबंधित शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, राज्यसभा की अनुमति लेने की जरूरत धन विधेयक को नहीं होती है। उसके अलावा जो भी विधेयक हैं वो हम राज्यसभा में भी रख सकते हैं और लोकसभा में। तो उदाहरण लेंगे कि हम कोई विधेयक लोकसभा में हमने रख दिया तो जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 सदस्य यदि उसे बहुमत के आधार पर उसे पास करके कहां भेज देगा? राज्यसभा में। राज्यसभा भी यदि उसे 2/3 बहुमत से पास करके किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति यदि उसको अपना अनुमोदन या हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधेयक पास माना जाएगा। उसे जो हम संविधान में बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव किया जा सकता है या हो सकता है, बदलाव माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता, वो बहुमत के आधार पर है, उसे समर्थन नहीं मिलता तो वो बदलाव नहीं होगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार के विषयों के लिए
तो लोकसभा यानी विशेष जो कुछ विषय हैं उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों के विधानमंडल की अनुमति क्या होगी, जरूरी होगी। और उसके बाद में कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जाके उसमें बदलाव किया जा सकता है। अब इसमें हम लिखेंगे हमारे संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने का अधिकार, हमारे संविधान के अनुसार संविधान में संशोधन करने का अधिकार हमारी संसद को प्राप्त है, हमारी संसद को प्राप्त है। किसी राज्य विधानमंडल को नहीं, किसी राज्य विधानमंडल को नहीं, यानी ये सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं, हमारी संसद को प्राप्त हैं। यानी किसी राज्य विधानमंडल को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अब आगे लिखेंगे संविधान के अधिकांश भाग में, संविधान के अधिकांश भाग में संसद द्वारा सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक, सामान्य बहुमत से या पृथक पृथक यानी अलग अलग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, अलग अलग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, यानी या तो 2/3 बहुमत से या सामान्य, यानी कुछ ऐसे विषय हैं जिनको सामान्य बहुमत के आधार पर बदलाव या संशोधन किया जा सकता है, कुछ विषय हैं जिनको 2/3 बहुमत अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और आगे एक लाइन लिखेंगे कुछ विषय ऐसे भी हैं, कुछ विषय ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन करने के लिए, जिनमें संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों की विधानमंडल, यानी आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक है, आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति लेना आवश्यक है। समझ में आ गई? कुछ विषय हैं जिनको सामान्य बहुमत से, कुछ विषय हैं जिनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अलग अलग 2/3 बहुमत से, और कुछ ऐसे विषय हैं जिनको संशोधन करने से पूर्व आधे से अधिक भारत के जो राज्य हैं उनकी स्वीकृति, उनके विधानमंडलों की स्वीकृति होना जरूरी है, तब जाके हम हमारे संविधान में बदलाव कर सकते हैं। थैंक यू। अब अगला पार्ट हम नेक्स्ट डे देखेंगे।